हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लाज्मिड के बारे में। PBR 332 प्लाज्मिड प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज, साइंटिस्ट के नाम के अनुसार ये नाम दिया गया है PBR 332 प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। ये बायोटेक्नोलॉजी में यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक पायोनियर प्लाज्मिड है और एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करके रखा है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग स्टडी करते हैं PBR 332 को। ओके, ये एक लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड है, पहली बात। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर ये अपना ज्यादा कॉपी यानी कि बहुत बार रेप्लिकेशन ये नहीं कर सकता है। वही अगर हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड का बात करेंगे तो नाम लेना पड़ेगा PUC19 का। ठीक है, अब एक प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कौन तय करता है, चलो देखते हैं। तो प्लाज्मिड को सुइटेबल बनाने के लिए उसके पास एक ऑरिजिन होना जरूरी है, एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि इस प्लाज्मिड का यहाँ से यहाँ तक जो जीन है, ये पोर्शन जो है ये उसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकॉन जीन है। ठीक है, अभी ऑरिजिन से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यानी कि इस प्लाज्मिड को अगर अपना कॉपी बनाना पड़ेगा तो ये ऑरिजिन से ही अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, अभी ऑरिजिन ये तय भी करता है, ये रेगुलेट भी करता है कि प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कितना हो सकता है। कैसे ये रेगुलेट कर सकता है, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए एक प्राइमर। इस प्राइमर को रिकॉग्नाइज कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज आके ये प्राइमर के ऊपर बैठ जाएगा और क्या करेगा, ये डीएनटीपीस को जोड़ते रहेगा और ये जो प्लाज्मिड का जो स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड है, उसको इलोंगेट करते जाएगा। ठीक है, अब प्लाज्मिड है क्या, प्लाज्मिड है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए व्हिच इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि सेल के क्रोमोसोम के मदद के बिना ही ये खुद से अपने आप को रेप्लिकेट करवा सकता है। ठीक है, ओके। अब ये प्लाज्मिड जो है, इसको हम लोग लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड क्यों बोल रहे हैं, क्यों ये अपना ज्यादा रेप्लिका नहीं बना पाते, क्योंकि देखो ऑरिजिन के बगल में एक जीन देखने को मिल रहा है ROP। इसका फुल फॉर्म है रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। प्राइमर का एक्टिविटी को ये रिप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ROP एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है रिप्रेशर प्रोटीन। अब ये रिप्रेशर प्रोटीन जाके सीधा बैठ जाता है ये रेप्लिकेशन जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसके प्राइमर के ऊपर। तो देखो प्राइमर को मास्क कर दिया गया है रिप्रेशर प्रोटीन से, तो जहां पे डीएनए पॉलीमरेज बैठने का था वहां पे रिप्रेशर बैठ गया है। तो अब ये जो रेप्लिकेशन है ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो सकता है। तो देखो ROP क्या काम क्या होता है, रेप्लिकेशन के रास्ते में रोड़ा डालना। ठीक है, उसके बाद ये प्लाज्मिड के पास सिलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या क्या है, MR जीन और TET-R जीन, ये जो वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों का काम क्या होता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। यानी कि जो बैक्टीरिया के पास PBR 332 रहेगा उस बैक्टीरिया को अगर मारने के लिए तुम एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करोगे, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करोगे तो उस बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। कौन, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है और ये प्लाज्मिड के पास क्या है, ये प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है जो कि बीटा लैक्टामेज जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो होता है वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ये दोनों का सिलेक्टेबल मार्कर का फंक्शन काम कैसे हम लोग करेंगे। अब मान लो कि तुम्हारे पास दो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया के पास PBR 332 प्लाज्मिड है, दूसरे बैक्टीरिया के पास PBR 332 प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, अब मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर PBR 332 प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेट करवाया गया है, एंट्री करवाया गया है, और दूसरा बैक्टीरिया क्या हुआ है, ये PBR 332 प्लाज्मिड को एंट्री नहीं करवाया है। तो इसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, इसको बोला जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। तो ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने में सिलेक्टेबल मार्कर कैसे मदद करते हैं, देखते हैं चलो। तो ये बैक्टीरिया को एक ही कल्चर मीडिया में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब उस कल्चर मीडिया में हम डाल दिए एम्पिसिलिन, ये एंटीबायोटिक है। अब एम्पिसिलिन डालने के बाद कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, कुछ देर इंतजार करने के बाद एक एस्टोनिशिंग रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है वो रिजल्ट, चलो देख लेते हैं। तो एम्पिसिलिन क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया भाई साहब का तो धजिया उड़ा देगा, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए एम्पिसिलिन कुछ नहीं कर पाया है।
क्या ये क्यों कुछ नहीं कर पाया है, कैसे कुछ नहीं कर पाया है? क्योंकि ये भाई साहब के पास था, इसके पास था PBR332 प्लाज्मिड, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था। तो ये एम्पिसिलिन का सारे साजिश को नकार दिया है और एम्पिसिलिन इसको कुछ नहीं कर पाया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि जो प्लाज्मिड गेन कर चुका है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया यानी कि जो प्लाज्मिड गेन नहीं करते हैं, ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं अगर प्लाज्मिड में सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट हो तो। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मिड के ऊपर बहुत सारे क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होना चाहिए जहां पे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। प्लाज्मिड का काम ही तो यही होता है कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने अंदर संभाल लेते हैं और फिर वो होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं और फिर होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड है PBR332, इसके ऊपर कौन सा क्लोनिंग साइट है वो देखेंगे। अब क्लोनिंग साइट होता क्या है? क्लोनिंग साइट्स आर बेसिकली होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन साइट, यानी कि ऐसा साइट जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस प्लाज्मिड में कट लगा सकता है। जहां पे प्लाज्मिड को कटेगा वहां पे ना हम लोग नया DNA घुसाएंगे। ठीक है कि नहीं? ओके, अब देखते हैं कौन सा क्लोनिंग साइट है, कहां पे इस प्लाज्मिड के ऊपर कट लगाया जा सकता है। तो एक AMPR जो जीन है, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन है, यहाँ के इस बीच में हम लोग को दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट देखने को मिल रहा है, PVU1 एंड PST1, PVU1 एंड PST1 किसके अंदर? AMPR के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट PVU2 ये देखने को मिल रहा है ROP जोन में, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर जोन में। उसके बाद नेक्स्ट देखने को मिल रहा है TET-R जोन के अंदर दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट देखने को मिल रहा है, SAL1 एंड BAMH1। अब देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जोन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जोन के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है तीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट, HIND3, CLAV1, EcoR1। ठीक है, तो अब देखो इस चीज को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं। PVU पाव भाजी, PST पास्ता, फिर दोबारा पाव भाजी खाया, PVU2 पाव भाजी पास्ता पाव भाजी पास्ता पाव भाजी, सलाड बनाए, पाव भाजी पास्ता पाव भाजी सलाड बना के, पाव भाजी पास्ता पाव भाजी सलाड बना के हिंदी क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़े। पाव भाजी पास्ता पाव भाजी सलाड बना के हिंदी क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़े। तो हो गया ये सारे रेस्ट्रिक्शन साइट का नाम याद और ये प्रॉपर अरेंजमेंट वाइज हम लोग सीख गए। ठीक है, ओके। अब देखो क्लोनिंग साइट इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है क्लोनिंग साइट को? देखो अब एक बात आता है, तो मतलब क्लोनिंग साइट में हम लोग क्या कर सकते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। अब एक बात आता है इंसर्शन इनएक्टिवेशन, यानी कि तुम अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा जोन में, ऐसा क्लोनिंग साइट में घुसा दिए जो क्लोनिंग साइट एक कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जोन के अंदर था, तो क्या करेगा? उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का तो धजिया उड़ा देगा। जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में था PVU1 पोर्शन, अब यहाँ पे तुम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट करवा दिए, तो ये क्या किया? ये तो भाई साहब ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था उसको तोड़ दिया, वो जीन तब इंटैक्ट नहीं रहा, तो ये कहाँ एम्पिसिलिन को अब रेजिस्ट कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। तो देखो तुम ऐसा एक प्लाज्मिड बनाए हो, जो ऐसा एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाए हो जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला गया है PVU1 जोन में, जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ठीक है, अब तुम इसको कल्चर मीडिया के माध्यम से कैसे पता लगाओगे कि ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब तुम्हारे पास था तीन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल PBR332 प्लाज्मिड गया है, एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड गया नहीं। अब तीन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेंट कौन है? जिसके अंदर प्लाज्मिड गया है, यानी कि बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया बी, बैक्टीरिया सी में बैक्टीरिया ए और बी ये दोनों के अंदर प्लाज्मिड तो गया है। ठीक है, तो ये दोनों है ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सी है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। अब ये दोनों को चेक करना पड़ेगा कि
कैसे, अब ये हमको क्या पता, हमको तो बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है कि अंदर किसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड गया है कि नहीं गया है। तो इस बाहर से हम कैसे चेक करेंगे? तो हम जानते हैं कि हम कांड कर चुके हैं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को हम खत्म कर दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के, है कि नहीं? अब लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे प्लाज्मिड जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटेक्ट करते हैं। कुछ प्लाज्मिड यूं ही रह जाते हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चला रहे हैं वहां पे 3 तरह का ही बैक्टीरिया मिल सकता है। अब 3 तरह का बैक्टीरिया से हमको कौन चाहिए? हमको बस ये बैक्टीरिया का ए वैरायटी चाहिए जो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पेट्री डिश ले लेते हैं। 2 पेट्री डिश में, एक पेट्री डिश में डाल देते हैं एम्पिसिलिन, दूसरा पेट्री डिश में डाल देते हैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह का बैक्टीरिया का कॉलोनी है, 3 तरह का बैक्टीरिया का कॉलोनी बना हुआ है। बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया बी, बैक्टीरिया सी, इधर भी बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया बी, बैक्टीरिया सी। अब कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा ये हम लोगों को देखना है। देखो ये एंटीबायोटिक है यहाँ पे एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक तो सी बैक्टीरिया के पास नहीं था, तो पहले ही क्या करेगा, सी बैक्टीरिया को ये मार देगा क्योंकि इसके पास तो प्लाज्मिड ही नहीं है, तो एम्पिसिलिन को रोक ही नहीं पाएगा। अब बैक्टीरिया बी, बैक्टीरिया के बी के बाद पूरे इंटैक्ट पीबीआर 332 प्लाज्मिड है, इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो बी बैक्टीरिया बच जाएगा एम्पिसिलिन से। अब बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया के अंदर ए के अंदर तो प्लाज्मिड तो है लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब रिकॉम्बिनेशन के चक्कर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को तुम खत्म कर दिए हो, तो एम्पिसिलिन क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को भी मार डालेगा। अब दूसरे पेट्री डिश में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पहले सी को मार देगा, सी के पास प्लाज्मिड कुछ भी नहीं है, टेट्रासाइक्लिन को भी ये रोक नहीं सकता है। अब बी के साथ क्या होगा, बी के साथ एक पूरा पीबीआर 332 जीन है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ऑलरेडी है, तो ये बी को कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। उसके बाद ए बैक्टीरिया को देखते हैं। अब ए बैक्टीरिया का एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो गया था लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी इसमें बरकरार है, तो टेट्रासाइक्लिन अभी भी इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। तो ये मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में एम्पिसिलिन ये जो बैक्टीरिया जो ए है जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंटेक्ट किया है वो टेट्रासाइक्लिन को झेल लेगा और वो जिंदा रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया बी का जो स्ट्रेन है ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन ए वाला जो स्ट्रेन है ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट भी है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कौन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब देखो ये प्रोसेस परफॉर्म करने में दो पेट्री डिश तैयार करना पड़ा, दो एंटीबायोटिक को दो अलग अलग टाइम में हम लोगों को इसके ऊपर चेक करके देखना पड़ा, तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान करने के लिए कोई दूसरा साइंटिस्ट ने क्या किया, सोचा कि मैं अब कान पकड़ लूंगा, मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट क्या किया, वो बोला कि ऐसा कोई जीन ढूंढते हैं, ऐसा दूसरा कोई क्लोनिंग साइट ढूंढते हैं जहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं हो। तो उनको मिल गया हाइंड थ्री के बगल में एक पोर्शन मिल गया जिसको बोला जाता है लैक जेड पोर्शन, लैक जेड जीन। ये लैक जेड जीन करते क्या है, लैक जेड जीन जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाते हैं, एक एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड रहेगा पीबीआर 332 प्लाज्मिड, ठीक है, और उसको जब न्यूट्रिएंट मीडिया में कल्चर किया जाएगा तो ये इसके पास लैक्जेड जीन प्रेजेंट होगा, तो लैक्जेड जीन क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइड मीडिया में जो न्यूट्रिएंट है उसको ब्रेक डाउन करके बनाएगा ब्रोमो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो इंडॉक्सिल, ब्रोमोक्लोरो इंडॉक्सिल, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का कलर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं और बनाएगा गैलाक्टोज, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि लैक्जेड जीन भी यहाँ पे मेरे लिए एक रिपोर्टर का काम कर रहा है, यानी कि जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड घुस गया है उस बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट मीडिया में कल्चर करने के बाद ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। अब वो साइंटिस्ट सोचा कि मैं ये जीन को इस्तेमाल कर सकता हूँ लैक्जेड को, इसके अंदर भी अगर क्लोनिंग साइट है तो इसके अंदर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा। और बाई चांस उनको लैक्जेड के अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लोनिंग साइट मिल गया,
तो वो भाई साहब ने क्या किया, लैग जेड जीन को तोड़ दिया, लैग जेड जीन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो लैग जेड जीन का हो गया सत्यानाश। यानी कि जो बैक्टीरिया अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, यानी कि ऐसा प्लाज्मिड जिसको लैगजेड जोन को तोड़ा गया था आरई से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और उस पोर्शन में एक नया डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करवा दिया गया, तो ये एक प्लाज्मिड बन गया अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को जब कल्चर करेंगे कल्चर मीडिया में, तब ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि लैगजेड जीन तो गयो। ठीक है, ओके। अब फिर से तीन बैक्टीरिया, कल्चर में तीन तरह का बैक्टीरिया मिलेगा। अब लैगजेड जीन का बारी है, ये कल्चर को कैसे हम लोग ट्रैक करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कौन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, क्योंकि कल्चर में जब हम लोग रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सारे प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन जाते, सारे प्लाज्मिड जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटेक्ट नहीं करते हैं, और सारे बैक्टीरिया प्लाज्मिड को भी इंटेक्ट नहीं करते। तो अब तीन तरह का बैक्टीरिया पाया जाएगा कल्चर में, बैक्टीरिया ए बी सी। बैक्टीरिया ए के अंदर मान लेते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है। बैक्टीरिया बी के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया है लेकिन प्लाज्मिड का एंट्री हो चुका है, और बैक्टीरिया सी के अंदर प्लाज्मिड का एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों बैक्टीरिया को एक ही कल्चर मीडिया में डाल देंगे। ठीक है, और उस कल्चर मीडिया में क्या करेंगे, उस कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट डालेंगे जिसको लैगजेड जिनका जो प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसको ब्रेक डाउन करके ब्लू कलर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिएंट डाल दिए, और क्या डालेंगे, और डालेंगे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। अब देखो ये दोनों मिलके कैसे हम लोगों को रिपोर्ट करेगा कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है और कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। अब बैक्टीरिया ए जो है, बैक्टीरिया ए को एम्पिसिलिन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन जीन अभी क्या है, सही सलामत है, तो एम्पिसिलिन तो बच गया एम्पिसिलिन से। बैक्टीरिया बी को भी एम्पिसिलिन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि बैक्टीरिया बी के पास जो प्लाज्मिड है उसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सही सलामत है। लेकिन बैक्टीरिया सी, इसको एम्पिसिलिन पकड़ के बहुत मार मरेगा और बैक्टीरिया सी मर जाएगा। ठीक है, ओके। अब बैक्टीरिया सी तो गए, अब बचा ए और बी बैक्टीरिया। अब ये दोनों में से हमको चूज करना है कौन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। अब यहाँ पे लैगजेड जीन खेल दिखाएगा। ठीक है, अब बैक्टीरिया बी का जो कॉलोनी बनेगा उस कॉलोनी का कलर ब्लूइश होगा, और बैक्टीरिया ए का जो कॉलोनी होगा उस कॉलोनी का कलर ब्राउनिश होगा। ठीक है, या व्हाइटिश होगा। तो मुझे ये चीज दिए फिनोमेना देख के क्या पता लग गया कि बैक्टीरिया बी का जो कॉलोनी है ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, बट बैक्टीरिया ए का जो कॉलोनी ये कलर प्रोडक्शन नहीं किया, मतलब इसके जो लैगजेड जीन है उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो यूरेका, हम लोग क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया बी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमको किससे मतलब है, बैक्टीरिया ए से मतलब है। अब इस बैक्टीरिया ए को प्रोपागेट करवाएंगे कल्चर मीडिया में, बायोरिएक्टर में इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, और इससे प्रोडक्शन हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।